भारतीय संसद। जैसे पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही हो, जैसे बता रही हो कि आवाज अब बुलंद होकर रहेगी, जिसके खंबे बताते हों कि प्रजातंत्र यहां मजबूती से खड़ा है, तो जिसकी गोलाई चारों दिशाओं में आजादी का संदेश देती हो। स्वतंत्र भारत के जन्म लेने की सुगबुगाहट को इस इमारत ने सुना है और उसके पैदाइश की ये चश्मदीद गवाह रही। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. यही इमारत अब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन इसके खुद के जन्म की कहानी बड़ी रोचक है। नई दिल्ली की शुरुआती प्लानिंग में संसद भवन की कल्पना नहीं की गई थी। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का निर्णय हुआ। रायसीना पहाड़ियों की हसीन वादी इसके लिए सही जगह थी। शहर को नई दिल्ली नाम दिया गया। इसका लेआउट एडविन लुटियंस ने तैयार किया। वाइसराय निवास यानी आज के राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, इंडिया गेट और दूसरी कई इमारतों की रूपरेखा तैयार हुई, पर संसद भवन जैसी कोई इमारत इसमें शामिल नहीं थी। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की गई, लिहाजा मूल योजना में इसके लिए बाद में जगह बनी। इमारत की डिजाइनिंग दो साथियों की तकरार का सबब बनी। इमारत के मुख्य वास्तुकार हर्बर्ट बेकर का प्रस्ताव था कि संसद त्रिकोणीय होनी चाहिए। बेकर चाहते थे कि सेंट्रल हॉल के ऊपर एक ऊंचा गुंबद हो जो इमारत को प्रतिष्ठित और गौरवशाली बनाए, लेकिन उनके साथी दिल्ली के मुख्य प्लानर एडविन लुटियंस के विचार इससे अलग थे। उन्होंने एक वृत्ताकार इमारत का नक्शा बनाया जिसका गुंबद ज्यादा ऊंचा ना हो और जो नजदीक आने पर बाहरी गोलाई के अंदर छुपता नजर आता हो। ये मामला नई राजधानी समिति में रखा गया, जिसमें लुटियंस जी अड़ गए। उनका कहना था कि जो सर्कुलर फॉर्म है वो कम एरिया लेती है और जो नई दिल्ली की जो सड़क का जो एक्सिस है उससे भी मैच करती है। इसको समिति ने अप्रूवल दे दिया और बाद में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भी और उसके मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी। वृत्ताकार संसद भवन सचिवालय के काफी नजदीक है और वास्तुशिल्प के लिहाज से उम्दा किस्म का है। इमारत का ख्वाब भले विदेशी वास्तुकारों ने देखा, पर उसकी ताबीर खालिस हिंदुस्तानी सामग्री से हुई। देशी हाथों ने इसे गढ़ा और भारतीय मजदूरों के पसीने से सनकर ये रोशन हुई। इतिहास के पन्नों पर तबारीख बन चुके इस शाहकार की इबारत 12 फरवरी 1921 में लिखना शुरू हुई। HRH ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी आधारशिला रखी। आपको ये जानकर अचरज हो सकता है कि संसद भवन की लागत 83 लाख रुपए में हुई, लेकिन उस दौरान ये रकम मायने रखती थी। जी तोड़ मेहनत और शानदार डिजाइन का ये खूबसूरत मेल 18 जनवरी 1927 में बनकर तैयार हो गया। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन संसद भवन का उद्घाटन करने आए। हर्बर्ट बेकर ने लॉर्ड इरविन को यहाँ की एक सोने की चाबी भेंट करी। उस चाबी से उन्होंने यहाँ का दरवाज़ा खोल के इस भवन का उद्घाटन किया और यहीं से भारतीय संसद के इतिहास की शुरुआत हुई। लेकिन लॉर्ड इरविन ये नहीं जानते थे कि वो जो है भारतीय आज़ादी का दरवाज़ा खोल रहे हैं और एक दिन इसी भवन से उन्हें जो है यहाँ की सत्ता जो है भारतीयों को सौंपनी पड़ेगी।
6 एकड़ क्षेत्र में फैले संसदीय परिसर की इस इमारत का घेरा 1/3 मील का है। इसका डायमीटर 560 फीट है। इमारत के चारों तरफ लाल बलुए पत्थर की बाउंड्री वॉल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फुट है। सड़क पर गुजरते आम लोग इसमें लगी खूबसूरत पत्थर की जालियों से संसद का दीदार कर सकते हैं। सुंदर बागीचे के बीच मौजूद इस आलीशान इमारत में कुल 12 दरवाजे हैं। इनमें से 5 के सामने द्वार मंडप बने हैं। गेट नंबर 1, 5 और 9 के द्वार मंडप बाकी 2 से कुछ बड़े हैं। बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, जिसमें हिंद और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर देखने को मिलता है। जैसे आप देखिए, चौड़े चौड़े खंभे हैं जिसके ऊपर लिंटल और जो छज्जे हैं पानी और धूप के बचाने के लिए, जिनको बहुत ही सुंदर ब्रैकेट के साथ सपोर्ट किए गए हैं। और पानी निकालने की जो आप देखिए शेर के मुंह की शक्ल में पानी निकालने का जो सिस्टम दिया गया है, ये सब हिंदू आर्किटेक्चर का अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है। और इस्लामिक में जैसे आप देखिए मेहराब जालियाज हैं, तो इट्स ए गुड एग्जांपल ऑफ मिक्सचर बिटवीन हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर। 7 दरवाजों के सामने द्वार मंडप नहीं है। इन दरवाजों पर पत्थर की बेहतरीन नक्काशी की गई है। बेल बूटों के बीच फूल की आकृति उकेरी गई है। संसद भवन एक कम ऊंचे सीढ़ीदार चबूतरे पर निर्मित है। लाल बलुए पत्थर से बना यह प्लेटफॉर्म मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हथेली पर पूरी इमारत को थाम रखा हो। इस 3 मंजिला इमारत का निचला भाग लाल पत्थर की खूबसूरती समेटे और ऊपरी हिस्सा पीले पत्थर की छटा बिखेरता साफ नजर आ रहा है। भारतीय संसद का नाम लेते ही ये विहंगम दृश्य आंखों के सामने तैरने लगता है। वजह समान दूरी पर लगे ये विशाल मजबूत खंबे, मानो लोकतंत्र को इन्होंने पूरी मजबूती से थामे रखा है। आंकड़ों के लिहाज से यहां कुल 144 खंबे हैं और इनकी ऊंचाई 27 फीट है। ये पहली मंजिल पर खुले लंबे और गोलाकार बरामदे का निर्माण करते हैं। पत्थर को बहुत मेहनत और सफाई से तराशा गया, फिर बराबर गोलाई के पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर खंबे का रूप दिया गया। 2 पत्थरों के बीच के जोड़ को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बरामदे की छत सीधी ना होकर कोणी है, जो खंबे के ऊपर आपस में फंसाकर लगाए गए लिंटर और पीछे की दीवार पर टिकी हुई है। पहली मंजिल का गलियारा उतना ही बड़ा है जितना भूतल का। ग्राउंड फ्लोर से जहां सेंट्रल हॉल सीधे जा सकते हैं, वहीं लोकसभा, राज्यसभा या लाइब्रेरी हॉल में जाने के लिए उनकी आउटर लॉबी का सहारा लेना पड़ता है। बाहरी दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हैं। इस पेंटिंग में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार को चित्रित किया गया है। इसे राजस्थान के कलाकार वाई के शुक्ला ने बनाया था। मेहराब संसद भवन की खासियत है। भूतल की छत बेहतरीन मेहराबों वाली है। रोशनदान से छनकर आती रोशनी मेहराबों में 4 चांद लगा रही है। भूतल से पहली मंजिल पर जाने की लाल पत्थर से बनी डिजाइनदार सीढ़ियां हैं। आर्किटेक्चरली इसकी जो ब्यूटी है वो इसकी एक स्केल जो है, चौड़ाई और ऊंचाई, वो बहुत ही अच्छी है। और इसकी सबसे बढ़िया जो खूबसूरती है वो इसकी छत है, जो कि बैरल वॉल्स और आर्चिस का एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर एग्जाम्पल है। और इसमें जो रोशनी आ रही है उससे उसका 3D इफेक्ट आ रहा है, जिससे कि ओवरऑल कंपोजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरली है। सेंट्रल हॉल, वो पवित्र जगह जहां 200 साल से पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटा गया।
वो निर्मल स्थान जहां सत्ता का हस्तांतरण हुआ, वो पाक मुकाम जहां आजादी की पहली खुशनुमा सांस ली गई। सेंट्रल हॉल एक बड़ा गोल कमरा है जिसमें सीधे घुसने के लिए 3 दरवाजे हैं। बाहरी गलियारे से इसकी तरफ बढ़ते ही आंगन में प्रवेश होता है। यहां फव्वारों के लिए बने छोटे छोटे तालाबों के अगल बगल खूबसूरत बागीचा है। इसमें कुछ खास नेताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हैं। आंगन के बीच आकर अगर चारों तरफ नजर दौड़ाई जाए तो एक बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। सीमेंट कंक्रीट से बना सेंट्रल हॉल का विशाल गुंबद संसद भवन की शान में 4 चांद लगाता है। ऊपरी हिस्से पर पत्थर का अष्टकोणीय गुंबज है। कोई भी डिज़ाइन तब पूरा होता है जब नेचुरल लाइट को ले जाने का पूरा इंतज़ाम हो। ये जो कांच है यहाँ से छनकर रोशनी सेंट्रल हॉल में जाती है और ये चारों तरफ जो छतरियाँ बनी हुई हैं इनसे भी रोशनी छनकर जो है गलियारों में जाती है। दरवाजे के ऊपर संस्कृत में लिखा है अयं निजः पुरोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। यानी केवल अपने बारे में सोचना एक संकुचित विचार है। उदार लोगों के लिए अखिल विश्व परिवार है। ग्लोबल वर्ल्ड की बात करने वाले शायद नहीं जानते हों कि प्राचीन काल से भारत ने यह नारा बुलंद किया है। सेंट्रल हॉल के अंदर घुसते ही इसके वृत्ताकार गलियारे में कदम पड़ते हैं। इसकी छत खूबसूरत मेहराओं वाली है। गलियारे को पार कर मुख्य कक्ष में पहुंचा जा सकता है जो अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी खुद ब खुद बयां करता है। ऐतिहासिक पंखे, शानदार मंच, उस पर अध्यक्ष की कढ़ाईदार कुर्सी, सामने सदस्यों की कुर्सियां, ग्रेनाइट पत्थर के खंभे, दीवारों पर लगी महान नेताओं की पेंटिंग्स और सबसे प्रभावशाली विशाल गुंबद। इस गुंबद का डायमीटर 98 फीट है। सर ऊपर उठाने पर लगता है मानो आसमान से नजदीकियां बढ़ गई हों। सेंट्रल हॉल के पंखे इसकी पहचान बन चुके हैं। ये लोहे के खंभों पर उल्टे लगे हैं और इसकी खुशनुमा बयार हॉल की सुंदरता और ऐतिहासिकता का परिचय देती है। इनके नीचे लगी कुर्सियों पर दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं। मंच पर अध्यक्ष के लिए लकड़ी की शानदार कुर्सी है। इसके ऊपर सर ओसवाल्ड बिरले का बनाया हुआ महात्मा गांधी का चित्र राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सेंट्रल हॉल की दीवारें कई नेताओं के तेल चित्रों से सुसज्जित हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता लगता है कि अंग्रेजों ने भारतीय उपनिवेश को 12 प्रदेशों में बांटा था। ये उन्हीं प्रदेशों के राज चिन्ह हैं। हॉल में बने ये चिन्ह किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। हॉल की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए उस घंटी को भी नहीं हटाया गया है जो सदस्यों को बुलाने के लिए बजाई जाती थी। हालांकि अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसकी जगह इलेक्ट्रिकल बेल ने ले ली है। सेंट्रल हॉल की पहली मंजिल पर 6 दर्शक दीर्घाएं बनी है।
मंच के दाहिने तरफ की दोनों दीर्घाएं पत्रकारों के लिए हैं। मंच के सामने वाली दीर्घा विशेष अतिथियों के लिए है, जबकि बाकी दीर्घाएं लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के अतिथियों के लिए आरक्षित है। एयर कूल्ड सेंट्रल हॉल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। द्विभाषीय भाषण का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और बैठने वाला भाषाई सुविधा के मुताबिक एयरफोन पर उसे सुन सकता है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। लोकसभा, इसे आम लोगों का सदन कहा जाता है। जनता से सीधे चुनकर आए प्रतिनिधि यहाँ देश का मुस्तकबिल बनाते हैं। लोकसभा अर्धगोलाकार बड़ा कमरा है। यहाँ जाने के लिए सदन की आउटर लॉबी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लॉबी दोनों तरफ बाहरी गलियारों से मिलती है, जहाँ की बनावट बेजोड़ है। आउटर लॉबी से इनर लॉबी होते हुए सदन में प्रवेश होता है। अगर कोई देखते ही बताने को कहे कि ये लोकसभा है या राज्यसभा, तो इसके कारपेट का रंग देखकर बताया जा सकता है। लोकसभा का कारपेट हरे रंग का है। 4800 स्क्वायर फीट के इस अर्धगोलाकार कक्ष को अगर पूरा कर दिया जाए तो अध्यक्ष की कुर्सी इसके बीचों बीच आएगी। इसका डिजाइन खुद हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। कुर्सी के ठीक ऊपर इलेक्ट्रिक लैंप में संस्कृत में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। अध्यक्ष की कुर्सी पर बेजोड़ नक्काशी है। सामने लगा टेबल भी कुछ कम नहीं। इस पर सदस्यों की बैठक का चार्ट उनके नाम और फोटो के साथ लगा है। टेबल के एकदम नीचे महासचिव की कुर्सी है और ये है वो कुर्सी जहां बैठना किसी भी भारतीय का सपना हो सकता है। कभी यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी बैठी थी। बेकर ने सदन को 400 सदस्यों के बैठने के लिए तैयार किया था। बाद में जरूरत के मुताबिक इसके पिछले हिस्से को बढ़ाया गया। अब 550 सदस्य बैठकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। सदन को गरिमामय बनाने के लिए छत ऊंची बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन इससे एक ऐसी कठिनाई आ गई जिसने बेकर को मुश्किल में डाल दिया। आवाज गूंजने लगी। सदन का अर्धगोली आकार इसे और बढ़ा रहा था। सदन के गौरव का सवाल तो था ही, साथ में रोशनी की भी व्यवस्था करनी थी। उत्तर भारत में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए ठंडक के लिए छत को ऊंचा रखना भी ज़रूरी था। लेकिन दूसरी तरफ आवाज़ गूंजने की समस्या थी, बड़ी मुश्किल थी। बेकर ने कर दिखाया। सबसे पहले लकड़ी के पैनल को तिरछा कर आगे की तरफ झुका दिया गया। छत की ऊंचाई 11 फीट कम कर दी गई। ये एक मजबूरी थी, लेकिन खूबसूरती का खास ख्याल रखा गया। फॉल्स सीलिंग में जाली और नक्काशी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। अमेरिका से टाइल्स मंगाई गई, जिन्हें छत और दीवारों पर चिपका दिया गया। अब आवाज अच्छी सुनाई देने लगी। जल्द ही हुई एक घटना ने हंगामा मचा दिया। दरअसल सदन में चर्चा के दौरान एक टाइल सदस्य की टेबल पर जा गिरी।
वो बाल बाल बच गए। इस वाक्य से सबक लेकर टाइल को थामने के लिए लोहे की जाली लगाई गई है। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक और घटना ने सदन ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। जैसे ही अध्यक्ष बोलने के लिए उठे, 2 जबरदस्त धमाके हुए। पूरे सदन में धुआं भर गया। धूल के साथ प्लास्टर छड़कर गिरने लगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसी गैलरी से बम फेंके थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। बम सिर्फ आवाज करने वाले थे ताकि बहरे हो चुके अंग्रेजों को सुनाया जा सके। धमाके से इस खंबे का जो ग्रेनाइट टूटा था, उसे सफाई से भर दिया गया। फिर भी बहादुरी का अमिट हस्ताक्षर इस पर अभी बाकी है। सेंट्रल हॉल की ही तरह लोकसभा में भी राज चिन्ह लगे हैं। सदन की कार्यवाही देखने सुनने के लिए पहली मंजिल पर शानदार गैलरी है। अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक ऊपर पहली मंजिल पर पत्रकार बैठते हैं। इसके बाईं तरफ अध्यक्ष के खास मेहमानों के लिए, ये राज्यसभा सदस्यों के लिए और ये विशेष लोगों के लिए है। प्रेस गैलरी के सामने आम लोगों की दीर्घा, बगल में राजनयिक और गणमान्य अतिथियों के बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। हॉल एयर कंडीशन है। यहाँ ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा है। मत विभाजन के वक्त इसका इस्तेमाल हो सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगे हैं। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवादित बात सामने लगे नॉब को घुमाकर ईयरफोन पर सुनी जा सकती है। यही नहीं, असमिया, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु में दिए भाषण भी हिंदी और अंग्रेजी में सुने जा सकते हैं। लोकसभा जहां आम लोगों का सदन है, वहीं राज्यसभा विशिष्ट लोगों के सदन के रूप में जाना जाता है। यहां बिछा रेड कारपेट भी कुछ इसी तरह का इशारा करता है। लोकसभा की ही तरह बाहरी गलियारे से दोनों तरफ जुड़ने वाली आउटर लॉबी से होकर राज्यसभा की इनर लॉबी में पहुंचते हैं। यह बेहद खूबसूरत है। सभापति की कुर्सी पर शानदार नक्काशी की गई है। ऊपर लगा अशोक स्तंभ इसे गरिमा प्रदान कर रहा है। हॉल में 60 लोगों के बैठने का इंतजाम था, जिसे 200 लोगों की बैठक के लिए बढ़ाया जा सकता था। लेकिन इन दिनों सदन में 250 सदस्य आराम से बैठकर कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। भवन को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। संगमरमर के खंभे और डिजाइनदार गैलरी इस भवन की गरिमा में 4 चांद लगा रहे हैं। खास मुंबईया काली लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है ताकि बेहतरीन नक्काशी की जा सके। राज्यसभा की छत भी एक फॉल सीलिंग है। इस पर गोल मुगलिया डिजाइन की जाली लगी है। सभापति की कुर्सी के दोनों तरफ गैलरी है। दाहिनी तरफ ऑफिशियल बॉक्स और बाईं ओर स्पेशल बॉक्स है। इनके ठीक ऊपर महिलाओं के बैठने के लिए गैलरी बनाई थी, जो इन दिनों खाली रहती है। पर्दा प्रथा को ध्यान में रखते हुए इन गैलरियों में लकड़ी के जालीदार पर्दे लगाए गए थे। इनके बाईं तरफ
आम लोगों की दीर्घा, उसके बगल में विशिष्ट दीर्घा, फिर प्रेस गैलरी और फिर लोकसभा सदस्यों के लिए दीर्घा बनी है। कहावत है कि खंडहर इमारत की बुलंदी की दास्तां बयां करते हैं। ये खंडहर तो नहीं, पर इसका डिजाइन कभी रहे अपने राजसी वैभव की कहानी जरूर कहते हैं। राजा महाराजाओं के लिए बनाया गया यह तीसरा सदन था, जो अब लाइब्रेरी हॉल में तब्दील हो चुका है। दीवार पे गंगा, बुद्ध और मैत्रेयी बौद्ध सहित 6 मूर्तियां लगी हैं। इसके ऊपर 102 राज चिन्ह लगे हुए हैं। इसी हॉल से डिप्टी स्पीकर के कमरे का रास्ता जाता है। दर्शकों के देखने के लिए यहाँ भारतीय संविधान की हिंदी और अंग्रेजी प्रतिलिपि रखी है। ये लिखावट रामपुर के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की है। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि रायजादा ने उस जमाने में अपनी लिखावट के लिए प्रति पेज 100 रुपए लिए थे। हिंदी में लिखावट वसंत कुमार वैद्य की है। लाइब्रेरी में लगभग सभी भाषा के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबार और मैगजीन पहुंचते हैं। सदस्यों के पढ़ने लिखने के लिए ये बेहतरीन जगह है। संसद भवन का स्वागत कक्ष एक वातानुकूलित इमारत है। इसका अंदरूनी भाग प्रभावशाली वुडक्राफ्ट का नमूना है। यहाँ सदस्य अपने अतिथियों से तो मिलते ही हैं, साथ ही दर्शकों के पास भी यहीं से जारी किए जाते हैं। मनमोहक हरियाली के बीच मौजूद शानदार संसद भवन परिसर में कई मूर्तियां लगी हैं। ये देश के गौरवमयी इतिहास की याद ताज़ा कराती हैं। ये है महात्मा गांधी की वो विशालकाय मूर्ति जो गेट नंबर 1 के सामने लगी है। जैसे कोई महान संत सब कुछ सौंपकर ध्यान में लीन हो गया हो, ताकि प्रजातंत्र लोगों की रगों में दौड़े, सांसों में महके, आंखों में चमके और सीने में धड़के, ताकि आजादी की खुशनुमा बयार यूं ही बहती रहे और कहती रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे ज्यादा महफूज है।